क्या दोस्तों आपको पता है भारत का पहला टायर पार्क कहां बनाया जाएगा? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पटाखों की बिक्री पर पाबंद लगा दिया है? और पाकिस्तान ने कौन सी नापाक हरकत की है? काजीरंगा नेशनल पार्क हाल ही में सुर्खियों में क्यों रहा? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 4 नवंबर का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। यह वीडियो लास्ट तक देखे। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी जीके 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, यूनेस्को ने भारत के किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया? जी हां दोस्तों, यूनेस्को ने भारत के एक टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है और इस टाइगर रिजर्व का नाम है पन्ना टाइगर रिजर्व। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना टाइगर रिजर्व। लेकिन चारों ऑप्शन में जो टाइगर रिजर्व मैंने दिए हैं वो सभी मध्य प्रदेश में ही स्थित है। पेंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और कान्हा टाइगर रिजर्व। लेकिन बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा जब यूनेस्को ने दिया है पन्ना टाइगर रिजर्व को, तो मध्य प्रदेश में ऐसे 3 बायोस्फीयर रिजर्व बन गए। 2 है पंचमढ़ी और अमरकंटक और तीसरा है पन्ना। तो क्या बात है, पन्ना टाइगर रिजर्व भारत का 12वां और मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी और अमरकंटक के बाद तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि जैव आरक्षित क्षेत्र है जिसे वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। लेकिन और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। वर्तमान में पन्ना टाइगर रिजर्व कितने बाघों का घर है? यह पन्ना टाइगर रिजर्व है वो 54 बाघों का घर है। और मध्य प्रदेश में स्थित पन्ना टाइगर रिजर्व का मूल्य 20,700 करोड़ रुपए है। यानी कि यहां जो खनिज या तो हमारी वन विभाग की संपदाएं है इनको ध्यान में रखा जाए तो पन्ना टाइगर रिजर्व का मूल्य कितने करोड़ रुपए का है? 20,700 करोड़ रुपए का। लेकिन भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो याद रखो नागार्जुन श्रीशैलम अभयारण्य जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह हमारे भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। और एक बात को लेकर यूनेस्को सुर्खियों में रहा था, वो कौन सी बात थी? तो हाल ही में भारतीय डाक सेवा ने निम्न में से किस विषय पर डाक टिकट जारी किया? तो भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों पर हमारे डाक डिपार्टमेंट ने एक पोस्टल टिकट जारी किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का भी सही आंसर था भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों पर डाक टिकट जारी किया गया। और यहां हमने जिक्र किया है यूनेस्को का। तो यूनेस्को का पूरा नाम क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में कहे तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। और यूनेस्को का गठन कब हुआ? 16 नवंबर 1945 को। यूनेस्को का हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में स्थित है और इसकी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आंद्रे अजोले। और यूनेस्को कार्य क्या करता है? शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, सांस्कृतिक और संचार के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना यूनेस्को का कार्य है। तो दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, भारत का पहला टायर पार्क कहां खोला जाएगा? दोस्तों यहां देख सकते हैं हमारी जो बसें हैं, बसों में से निकाले गए वेस्ट टायर इससे कलाकृतियों में तब्दील किया गया है और बहुत ही खूबसूरत ऐसा टायर पार्क बनाया जाने वाला है पश्चिम बंगाल में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल के किस शहर में टायर पार्क बनाया जाएगा? वो भी एक क्वेश्चन बन सकता है ना। पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता में यह टायर पार्क बनाया जाएगा जो हमारे भारत देश का पहला टायर पार्क होगा। और टायर पार्क में स्क्रैप और खराब हो चुके पुर्जों से बने कलाकृतियों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस टायर पार्क का शुभारंभ कौन करेगा? पश्चिम बंगाल परिवहन निगम। कौन इसका शुभारंभ करेगा? पश्चिम बंगाल परिवहन निगम। और टायर पार्क में एक छोटा सा कैफे भी होगा। छोटा सा कैफे बोले तो यहां बैठकर आप चाय पी सकते हैं।
जहां लोग बैठकर आराम कर सकेंगे और टायर से बने शिल्प कौशल का आनंद उठा सकेंगे। और यहां देख सकते हैं नजारा बहुत ही खूबसूरत है। विभिन्न बस डिपो में कचरे के रूप में पड़े स्क्रैप टायर पश्चिम बंगाल परिवहन निगम की इन हाउस टीम द्वारा फिर से बनाए गए और रंगीन आकृतियों में परिवर्तित किए गए हैं। और इसी तरह का खूबसूरत निर्माण पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ है। तो पश्चिम बंगाल के बारे में आप इतना जान लीजिए। पहले तो मैप में देखिए, एक तरफ बांग्लादेश और दूसरी तरफ सिक्किम, बिहार, यहां पर झारखंड और ओडिशा से सटा हुआ है यह पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल का नाम क्या है? कोलकाता। पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़। और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। और पश्चिम बंगाल 26 जनवरी 1950 को पश्चिम बंगाल का स्थापना दिवस है। लेकिन आज कुछ नया भी सीख ले। पश्चिम बंगाल की प्रमुख मिठाई कौन सी है? रसगुल्ला। पश्चिम बंगाल में जिले कितने हैं? 23। और कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। किसको सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है? कोलकाता को। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध किसने लगाया? जी हां दोस्तों, गुजरात के पड़ोसी राज्य राजस्थान ने पटाखों की बिक्री पर हाल ही में प्रतिबंध लगाया है। कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए अशोक गहलोत जी ने यह घोषणा की है कि पटाखों की बिक्री राजस्थान में नहीं की जाएगी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, राजस्थान। क्या बात है, राजस्थान सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के कारण उत्पन्न हुए खतरे को मद्देनजर राज्य में त्योहार के सीजन के दौरान पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। और यहां पढ़िए, राजस्थान बैन सेल ऑफ फायर क्रैकर्स, यानी कि राजस्थान ने यह पाबंदी लगाई है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि इस चुनौतीपूर्ण समय में राज्य सरकार के लिए लोगों की जीवन की रक्षा करना और उन्हें वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव से बचाना सर्वोपरि है। यानी कि दो बात को ध्यान रखा गया है। अशोक गहलोत जी ने कहा है कि एक तो लोगों के लिए यहां कोविड-19 का संक्रमण फैलने का एक बहुत बड़ा खतरा है, तो दूसरी तरफ जिस तरफ दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ रही है, इसी तरह के वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए राजस्थान ने यह कदम उठाया। और यहां मैप में देखिए, यह है राजस्थान। किन किन राज्यों से सटा हुआ है? तो यहां देख सकते हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से सटा हुआ यह राजस्थान। और राजस्थान को राजाओं की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। राजस्थान की कैपिटल का नाम क्या है? जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। और पत्रिका गेट का हाल ही में लोकार्पण कहां किया गया? जयपुर में। राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। और राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। और राजस्थान में केवल एक हिल स्टेशन है और इस हिल स्टेशन का नाम क्या है? माउंट आबू। तो यह फैक्ट भी याद रख लीजिए। चौथा क्वेश्चन, 16 साइकी क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए साइकी मिशन की शुरुआत किसने की है? दोस्तों, यह 16वां क्षुद्र ग्रह है जिसको खोजा गया है, लेकिन इन पर ऐसी बहुत ही कीमती धातुएं मिलने की संभावना है। इसी को ध्यान में रखते हुए साइकी मिशन लॉन्च करने की हाल ही में नासा ने घोषणा की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, नासा। और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा किए गए एक हालिया अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच मौजूद क्षुद्र ग्रह जिसका नाम है 16 साइकी पूरी तरह से धातु यानी कि मेटल से बना हो सकता है। और यहां इनके कलर शेड को भी देख सकते हैं, पूरी तरह मेटल से बना हुआ है यह क्षुद्र ग्रह। नाम है 16 साइकी और इसकी अनुमानित कीमत पृथ्वी की समग्र अर्थव्यवस्था से भी कई गुना अधिक है। तो यह चौंकाने वाली बात है और इसीलिए इंटरेस्ट जताया है नासा ने। और 16 साइकी से जुड़े हुए और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। 16 साइकी पृथ्वी से कितने किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? लगभग 370 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यह क्षुद्र ग्रह। और आलू के जैसे दिखने वाले इस क्षुद्र ग्रह का व्यास कितना है? लगभग 140 मील। और इस 16 साइकी क्षुद्र ग्रह की खोज किसने और कब की थी? एक इतालवी खगोल शास्त्री जिसका नाम है एनिबेल डी गैस्पारिस,
उनके द्वारा 17 मार्च 1852 को इस क्षुद्र ग्रह को खोजा गया था। और यहां आप देख सकते हैं आलू की तरह दिखने वाला यह सोलर साइकी क्षुद्र ग्रह। सोलर साइकी का नाम ग्रीक की प्राचीन आत्मा की देवी जिसका नाम है साइकी के नाम पर रखा गया है, यह बात भी याद रख लीजिए। नासा की गणना के अनुसार यदि सोलर साइकी क्षुद्र ग्रह को किसी भी तरह पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसमें मौजूद धातु की कीमत ही अकेले 10,000 क्वाड्रिलियन डॉलर से अधिक होगी। कितनी? 10,000 क्वाड्रिलियन डॉलर। लेकिन यह कौन सा आंकड़ा? तो याद रखो, एक के बाद यदि 19 शून्य को जोड़ दिया जाए तो इसे बोलते हैं 10,000 क्वाड्रिलियन डॉलर। तो यह इसकी धातु की कीमत हो सकती है ना चौंकाने वाला खुलासा। और बात करते हैं नासा की, तो नासा की इंटरनेट स्पीड कितनी है? 91 Gbps। नासा की स्थापना किसने की? उस वक्त के अमेरिका के राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर ने नासा की स्थापना की। नासा का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई। और नासा के वर्तमान प्रमुख कौन है? जिम ब्रेडस्टाइन। और नासा का पूरा नाम क्या है? द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। पांचवा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रदेश भारत देश का अभिन्न अंग है? दोस्तों यहां 4 ऑप्शन है और यहां हमें पूछा गया है कि कौन सा प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि पाकिस्तान ने एक नापाक हरकत की है और उन्होंने गिलगित बाल्टिस्तान को अपने देश का हिस्सा बताया। लेकिन यह कैसे हो सकता है? क्योंकि जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान हमारा भारत देश का अभिन्न अंग है। और हमारे विदेश मंत्रालय ने मुंह तोड़ जवाब भी दिया है कि यदि ऐसी हरकत की है तो हम पाकिस्तान की भूगोल को बदल देंगे। यानी कि हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरयुक्त सभी। और भारत ने पाकिस्तान के अवैध और जबरन कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र में बदलाव लाने के प्रयासों को पूरी तरह से खारिज भी कर दिया है। और यहां देख सकते हैं हमारा यह भारत का जो नक्शा है, यहां पर है गिलगित बाल्टिस्तान और यह पाकिस्तान का हिस्सा कैसे बन सकता है? भारत ने दोहराया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख तथा गिलगित बाल्टिस्तान देश का अभिन्न अंग है, क्योंकि यह 1947 में जम्मू कश्मीर के भारत संघ में विलय के अनुसार वैध, संपूर्ण और अपरिवर्तनीय है। यानी कि हमारा मैप पहले से ही ऐसा ही है। और यहां पर स्थित है यह गिलगित बाल्टिस्तान। और यहां आप देख सकते हैं गिफ्टेड टू चाइना, यानी कि एक ऐसा प्रदेश जो पाकिस्तान ने चीन को भेंट किया था। तो यह भी अवैध बताया जा रहा है। और यहां आप पहले तो ध्यान से इस पोस्टर को पढ़िए। पाकिस्तान का भूगोल बदल देंगे। हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे विदेश मंत्री ने यह सख्त शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान का भूगोल बदल देंगे। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने गिलगित बाल्टिस्तान की एक जनसभा में भारत के इस इलाके को अलग अंतरिम प्रांत का दर्जा देने की घोषणा की और इसीलिए यह इश्यू हमारे सामने आया है। ओके, छठा क्वेश्चन, लोन वरातु अभियान का उद्देश्य क्या है? दोस्तों एक अभियान चलाया जा रहा है, बहुत ही अच्छा अभियान है जिसका नाम है लोन वरातु अभियान। और यह अभियान कहां पर चलाया जा रहा है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित करने हेतु यह लोन वरातु अभियान चलाया जा रहा है। तकरीबन इस अभियान के कारण 170 ऐसे नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और बहुत ही बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। छत्तीसगढ़ में जनजातीय बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा जिले में 27 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। कितने? 27 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया और इनमें से 5 पर इनाम घोषित था। और इन माओवादियों ने जिला पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष बरसूर पुलिस थाने में आत्मसमर्पण किया है। तो यह अभियान की बहुत ही बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है छत्तीसगढ़ में। और जिले में पुलिस के लोन वरातु अभियान से प्रेरित होकर इन माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। स्थानीय बोली में लोन वरातु का मतलब क्या होता है? घर वापस लौटो, यानी कि वो अपने आम जीवन में फिर से वापस लौट आए हैं। और इस अभियान के तहत अब तक 170 से अधिक माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर चुके हैं। सातवां क्वेश्चन,
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पहले तो यह आप जान लीजिए, काजीरंगा नेशनल पार्क सुर्खियों में क्यों आया? क्योंकि बहुत से महीनों के बाद अब कोविड-19 के कारण जिसे बंद कर दिया गया था, अब इसे फिर से खोल दिया है और यहां जो पर्यटकों की जो संख्या है वो काफी कम दिखी खुलने के बाद, तो इसीलिए यह काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क सुर्खियों में आया। और यहां हमें पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत है। गलत बोले तो डीप होलो नदी इसके मध्य से बहती है, बिल्कुल सही है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बीच से डीप होलो नामक नदी बहती है और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में स्थित है, तो यह बात तो मैंने आपको कई बार बताई। और जो यह काजीरंगा नेशनल पार्क है वो एक शिंगी गैंडे के लिए पूरे विश्व में ख्यात है, यानी कि इनमें से कोई भी सेंटेंस है वो गलत नहीं है, यानी कि हमारा आंसर बन जाता है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। क्लियर? तो देखो, कोविड-19 महामारी के मद्देनजर हाल ही में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में हाथी सफारी की पुनः शुरुआत होने पर भी घरेलू एवं विदेशी पर्यटकों की मौजूदगी में कमी देखी गई है। यानी कि यहां जो पर्यटन के कारण जो भी आमदनी, जो भी रोजगार के अवसर पैदा होते थे वो अब नहीं हो रहे हैं, इसलिए यह बात सुर्खियों में आई है। विश्व के 2/3 एक सींगी वाले गैंडे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क को वर्ष 1985 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। कब? 1985 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में काजीरंगा नेशनल पार्क को स्थान मिला और उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के बाद भारत में धारीदार बिल्लियों की तीसरी सबसे ज्यादा संख्या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। तो इतने फैक्ट काजीरंगा नेशनल पार्क से जुड़े हुए हैं, वो आपको याद रखने हैं। 8वां क्वेश्चन, श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती कब मनाई जाएगी? हमारे एक जाने माने क्रांतिकारी, हमारे एक देशभक्त, एक समाजसेवी, एक संत, ऐसे दार्शनिक पुरुष की 150वीं जन्म जयंती 2022 में मनाई जाएगी। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है वर्ष 2022 और इसके लिए एक वेबिनार का आयोजन किया गया था, इसलिए यह क्वेश्चन सुर्खियों में आया। हाल ही में भारतीय संस्कृति के लिए श्री अरबिंदो फाउंडेशन द्वारा श्री अरबिंदो यानी कि अरबिंदो घोष की 150वीं जयंती मनाने के लिए श्री अरबिंदो द कवि नाम से एक वेबिनार का आयोजन किया गया। और हमारे इस संत की बात करें तो श्री अरबिंदो घोष का जन्म 15 अगस्त 1872 को हुआ। कहां पर? पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। और 15 अगस्त 2022 को श्री अरबिंदो की जन्म के 150 साल पूरे हो जाएंगे और वे एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कवि और राष्ट्रवादी नेता थे, जो आगे चलकर वे एक महान आध्यात्मिक सुधारक और एक दार्शनिक के रूप में जाने गए। और यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि श्री अरबिंदो आश्रम कहां पर स्थित है, तो पौंडीचेरी में। तो देखो, पौंडीचेरी में उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ने के कारण 1926 में श्री अरबिंदो आश्रम का निर्माण हुआ। कहां पर? पुदुचेरी में। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में श्री आर दुरईकन्नू का निधन हो गया। वे किस राज्य के कृषि मंत्री थे? दोस्तों, कोविड-19 के कारण एक राज्य के कृषि मंत्री का हाल ही में निधन हो गया है। नाम है श्री आर दुरईकन्नू और नाम से ही पता चल जाता है कि दक्षिणी राज्य का यह नाम है, जिसका सही आंसर है तमिलनाडु। जी हां दोस्तों, श्री आर दुरईकन्नू जो एक कृषि मंत्री थे तमिलनाडु के, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। इमेज में आप देख सकते हैं, तमिलनाडु कृषि विभाग श्री आर दुरईकन्नू के पास था और जिसका कोरोना के संक्रमण से शनिवार को चेन्नई में निधन हो गया और वे 72 साल के थे। लेकिन यदि कोई भी मंत्री पद रिक्त हो जाता है तो इनके स्थान पर और किसी की नियुक्ति की जाती है। तो हाल ही में यह स्थान जो रिक्त था, इसे फिर से एक दूसरे व्यक्ति के हाथ में सौंप दिया गया है। तो तमिलनाडु में राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री के.पी. अनबालगन को कृषि विभाग सौंपा गया है और श्री के.पी. अनबालगन अब उच्च शिक्षा एवं कृषि मंत्री हो गए, यानी कि 2 मंत्रालय के मंत्री बन गए हैं श्री के.पी. अनबालगन। ओके, 10वां क्वेश्चन, हाल ही में एलेक्सिस वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट कहां आयोजित की गई? पहले तो इस टूर्नामेंट का नाम पढ़िए।
एलेक्सिस वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट, इसको आयोजित किया गया फ्रांस में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस देश। और हमारे भारत के जाने माने कई बॉक्सरों ने इसमें गोल्ड मेडल भी जीते और इसीलिए इस इवेंट को हमें याद रखना चाहिए। और देख सकते हैं दोस्तों, हमारे भारतीय बॉक्सरों का यह है जलवा। तो भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल, संजीत और आशीष कुमार ने हाल ही में फ्रांस के नांतेस में आयोजित एलेक्सिस वैलेंटाइन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतकर हमारे देश का मान बढ़ाया है। और यह लॉकडाउन के बाद पहला अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट का आयोजन था, यह बात भी याद रख लीजिए। और जब बात करते हैं फ्रांस की, तो फ्रांस से जुड़े हुए एक और क्वेश्चन कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि जीन कास्टेक्स किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए। यहां इमेज में देख सकते हैं, नाम है जीन कास्टेक्स। वो भी दोस्तों फ्रांस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए। और इनसे जुड़े और भी क्वेश्चन मैंने बताए थे कि नए फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर के रूप में जीन कास्टेक्स की नियुक्ति किसके द्वारा की गई है, तो फ्रांस के राष्ट्रपति, नाम है इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा यह पीएम के रूप में चुना गया है जीन कास्टेक्स को। और जीन कास्टेक्स ने किसकी जगह ली है, तो एडवर्ड डे फिलिप, किसकी, एडवर्ड डे फिलिप की जगह हाल ही में पीएम के रूप में नियुक्त किया गया है जीन कास्टेक्स को। क्लियर। 11वां क्वेश्चन, बीसीसीआई की वीमेंस टी20 चैलेंज 2020 का टाइटल स्पॉन्सर कौन होगा। दोस्तों महिलाओं की यह एक नई क्रिकेट प्रतियोगिता हाल ही में आयोजित यानी कि शुरू होने जा रही है और इसका नाम है वीमेंस टी20 चैलेंज 2020 और इसके स्पॉन्सर के रूप में कौन, जियो। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, जियो। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने जियो को वीमेंस टी20 चैलेंज के 2020 संस्करण का टाइटल स्पॉन्सर बनाने की घोषणा हाल ही में की है। यहां पढ़ सकते हैं, तो जियो इसका स्पॉन्सर बनेगा और इस साझेदारी में रिलायंस फाउंडेशन एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर ऑल भी सहयोग करेगा। और यहां जब बात करते हैं बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, सौरव गांगुली। और बीसीसीआई का मुख्यालय कहां पर स्थित है, महाराष्ट्र के मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम में। बीसीसीआई की स्थापना दिसंबर 1928 में हुई और 4 नवंबर से 9 नवंबर तक खेली जाने वाली जियो वीमेन टी20 चैलेंज शारजाह में आयोजित की जाएगी। कहां पर, शारजाह में आयोजित की जाएगी। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में मैसूद यिल्माज का निधन हो गया। वे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। इमेज में आप देख सकते हैं सेंटर में, जिसका नाम है मैसूद यिल्माज, जिसका हाल ही में निधन हो गया, वो दोस्तों तुर्की देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, तुर्की। तो वरिष्ठ राजनीतिज्ञ और तुर्की के पूर्व प्रधानमंत्री मैसूद यिल्माज का निधन हो गया। वह 1991 से 2002 तक अब डिफरेंशियल सेंटर राइट मातृभूमि पार्टी के प्रमुख थे और मैसूद यिल्माज ने 1990 के दशक में 3 बार तुर्की के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उनके पहले 2 प्रधानमंत्री कार्यकाल 1991 में और फिर 1996 में केवल 1 महीने तक चले, जबकि तीसरा कार्यकाल जून 1997 से जनवरी 1999 तक का था। यानी कि 3 बार वो प्रधानमंत्री बने थे। और यहां बात करते हैं तुर्की की, तो इनसे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन कुछ दिन पहले सुर्खियों में था कि किस देश में आए शक्तिशाली भूकंप में 20 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हो गए। और यहां आप देख सकते हैं भूकंप के कारण जो हादसा हुआ, तकरीबन 20 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। यह हादसा भी तुर्कियों में हुआ था, तुर्की देश में। और बात करते हैं तुर्की देश की, तो यहां आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर है तुर्की। हमारे भारत के लिहाज से यहां कौन कौन से देश बीच रास्ते में पड़ते हैं वो भी आपको याद रख लेना चाहिए, वर्ल्ड मैप देखना चाहिए। और तुर्की की कैपिटल का नाम है अंकारा। तुर्की की करेंसी है नई तुर्किश लीरा और तुर्की के राष्ट्रपति कौन है, रजब तैयब इर्दुगान। क्या, रजब तैयब इर्दुगान, वो है तुर्की देश के वर्तमान राष्ट्रपति। 13वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के आधुनिक संस्करण मां तुझे सलाम गीत किसने गाया है। दोस्तों एक छोटी सी 4 साल की लड़की जिन्होंने हाल ही में दोस्तों एक खूबसूरत गीत गाया है, बहुत ही सुरीली आवाज में इस लड़की ने गीत गाया,
जो वंदे मातरम का आधुनिक संस्करण मां तुझे सलाम है। मैंने YouTube चैनल ऊपर देखा दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत है और इस 4 साल की लड़की का नाम है एस्थर हेम्प्टे। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, एस्थर हेम्प्टे। और इस गीत को सुनकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इस छोटी सी लड़की को बधाई दी। क्या बात है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने मिजोरम की 4 वर्षीय बालिका एस्थर हेम्प्टे के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के आधुनिक संस्करण मां तुझे सलाम के गायन की प्रशंसा की है। और बहुत ही जानी मानी फिल्म स्टार यानी कि सुरीली आवाज में गाने वाले कई जाने माने कलाकारों ने भी इसकी तारीफ की है। और इंटरनेट पर छाई इस बालिका ने प्रख्यात संगीतकार AR रहमान के साथ आधुनिक शैली में मां तुझे सलाम वंदे मातरम गीत गाया है। यहां आप देख सकते हैं इस लड़की को। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन के। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में सुर्खियों में रहा पैलागोर्निथिड्स क्या है। पैलागोर्निथिड्स एक दोस्तों जायंट बर्ड है, यानी कि एक विशाल का एक पक्षी जिसके हाल ही में कुछ अवशेष प्राप्त हुए। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था एक विशाल का एक पक्षी जिसका नाम है पैलागोर्निथिड्स। और हमारे लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर बताया। और इनमें से कुछ के नाम लेना मैं चाहूंगा। वो है नंदिनी आसोदरिया, उन्होंने इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में आंसर दिया। साथ ही यह भी लिखा है कि 21 फीट का विस्तार है पंखों का इस जायंट पक्षी का। और MD भूषण स्टूडियो ने भी इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ओम प्रकाश यादव, वो कहां से है, झारखंड के हजारीबाग से है, उन्होंने भी इस क्वेश्चन के बारे में सही आंसर दिया। और आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है। राजेश कटारा, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है विकास कुमार जल गोविंद चाक, RJ रोहन जोटालिया, कहां से है, सिकार से है। और पर्वत डामोर, मकवाना प्रेमजे, नवीन गरासिया फ्रॉम गांधीनगर से पहली बार जुड़ चुके हैं, वेलकम। शिखा, आपका भी हमारे चैनल में स्वागत। रवि डोडिया, अशोक कोपानिया फ्रॉम गुजरात हलवद से है। भावना रोहित फ्रॉम नडियाद से, SM राठौड़, वनकर नितिन कुमार फ्रॉम अहमदाबाद से और अरबाज खान सावरकुंडला अमरेली गुजरात से। इन सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। और जब भी आप आंसर लिखते हैं तो साथ साथ अपने स्टेट का नाम भी दर्ज किया करो, ताकि हमें भी तो पता चले कि हमारे यह दर्शक मित्र है वो कहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओके, और दोस्तों आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर, अमेरिका में भारतीय मूल के वोटरों की संख्या कितनी है। दोस्तों तकरीबन 36 घंटों से भी कम समय बच गया है यह अमेरिका के चुनाव का। तो बताइए अमेरिका में भारतीय मूल के वोटरों की संख्या कितनी है। यह 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर और आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। और अमेरिका में चुनाव लड़ रही हमारे भारतीय मूल की एक महिला जो उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में नामित की गई है, इसका नाम भी लिखिएगा। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, यूनिक लगा, सुपर से भी ऊपर लगा, वेल डन, लाइक कीजिए। और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ कल। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।